किसी भी जगह की पहचान ना सिर्फ उसकी बाउंड्रीज से नहीं बनती, वो बनती है वहाँ की भाषा, धर्म, कला और परंपराओं के एक कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, जो सदियों में धीरे धीरे तैयार हुआ है। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। कभी सोचा है हम क्यों कहते हैं कि वो तमिल हैं, वो उड़िया हैं या वो बंगाली हैं? आखिर ये पहचानें आती कहाँ से हैं? असल में ये सब हमारी कल्चर का हिस्सा है। और सबसे मज़ेदार बात, ये कल्चर हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये जो रीजनल कल्चर्स हम आज देखते हैं ना, ये समय के साथ लगातार कॉन्स्टेंटली बदली हैं। ये लोकल ट्रेडिशंस और बाहर से आए इन्फ्लुएंसेस का एक मिला जुला रूप है। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जो आज भी इसी पल बदल रही है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 पहलुओं को देखेंगे: भाषा से पहचान, राजा और धर्म, राजपूतों की वीर गाथा, कहानी नृत्य की और चित्रकला की परंपरा। ये सब हमें बताएंगे कि एक रीजनल आइडेंटिटी बनती कैसे है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं भाषा और क्षेत्र के कनेक्शन से। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केरल का चेर साम्राज्य। 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम के चेर राजाओं ने एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। जरा सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर राजकाज और लिटरेचर संस्कृत में होता था, तब उन्होंने अपने सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लोकल लैंग्वेज यानी मलयालम का इस्तेमाल शुरू किया। अपनी भाषा को इतना बड़ा सम्मान देना ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। और मजे की बात यह है कि यहाँ के लोगों ने संस्कृत से इंस्पिरेशन तो ली, पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। 14वीं सदी का एक टेक्स्ट है लीला तिलकम, जो मणिप्रवालम स्टाइल में लिखा गया था। मणिप्रवालम का मतलब है हीरा और मूंगा। कितना खूबसूरत नाम है ना? यहाँ हीरा है संस्कृत और मूंगा है रीजनल लैंग्वेज। ये दिखाता है कि कैसे दोनों भाषाओं के संगम से एक नई खूबसूरत लिटरेरी आइडेंटिटी बनी। अच्छा, अब भाषा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रिलीजियस ट्रेडिशंस और राजाओं ने रीजनल कल्चर को शेप किया। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ की कहानी भाई बहुत दिलचस्प है। देखिए, आज जिन्हें हम भगवान विष्णु का रूप मानते हैं, वो असल में एक लोकल ट्राइबल देवता थे, जिनकी पूजा लकड़ी की मूर्ति के रूप में होती थी। फिर 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने उनके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और फिर तो कमाल ही हो गया। 1230 में राजा अंग भीम तृतीय ने अपना पूरा का पूरा राजपाट ही भगवान जगन्नाथ को सौंप दिया और खुद को उनका डेप्यूटी घोषित कर दिया। और जैसे जैसे ये मंदिर एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर फेमस हुआ, इसकी सोशल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि बाद में मुगलों, मराठों और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबको ये बात समझ आ गई थी कि अगर उड़ीसा पर राज करना है तो इस मंदिर पर कंट्रोल करना ही होगा। उनका मानना था कि जिसने मंदिर जीत लिया, उसने लोगों का दिल जीत लिया। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रो टिप है। जगन्नाथ कल्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल ट्रेडिशंस और मान्यताएं समय के साथ एक बड़े रिलीजियस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कल्चर हमेशा एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं हीरोइज्म और वैलो की, उन शूरवीरता की परंपराओं की जो खास तौर पे राजस्थान के राजपूतों से जुड़ी हैं। राजपूत शासक अपनी शूरवीरता और अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। उनका आदर्श था कि युद्ध के मैदान में वीरता से लड़ते हुए मर जाना पीठ दिखाकर भागने से कहीं बेहतर है। उनकी बहादुरी की इन कहानियों को कविताओं और गीतों में आज भी जिंदा रखा गया है। और हाँ, इन कहानियों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी वीर दिखाया गया है, जो जीवन और मृत्यु दोनों में अपने पति का साथ देती थीं। इसमें सती जैसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस का भी जिक्र आता है। तो चलिए अब चलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में और देखते हैं कि कथक डांस कैसे डेवलप हुआ। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कथक शब्द कथा से निकला है, जिसका मतलब होता है कहानी। लिटरली असल में कथक शुरू में उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, जो अपने जेस्चर्स और म्यूजिक से पौराणिक कथाओं में जान डाल देते थे। तो कथक की जर्नी मंदिरों से शुरू हुई। फिर भक्ति मूवमेंट के दौरान इसमें राधा कृष्ण की रास लीलाएं जुड़ गईं। इसके बाद जब ये मुगल बादशाहों और नवाबों के दरबार में पहुंचा तो इसका रूप और भी निखर गया। आगे चलकर ये जयपुर और लखनऊ के घरानों में खूब फला फूला, खासकर अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में, जो खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे।
मुगल दरबारों में कथक सिर्फ एक डांस नहीं रह गया था, वो शाही शानो शौकत का सिंबल बन गया। इसके फुटवर्क और कॉस्ट्यूम्स में और भी ज्यादा रिफाइनमेंट आया और ये एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड डांस स्टाइल बन गया जो दरबार के माहौल को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता था। और अब आते हैं हम अपनी आखिरी कड़ी पर, चित्रकला। और इसमें हम बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स की रिच ट्रेडिशन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे साइज की पेंटिंग्स होती हैं। इन्हें आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर बहुत बारीकी से बनाया जाता था और शुरुआती दौर में तो ये ताड़ के पत्तों और लकड़ी पर भी बनाई जाती थी। मुगल बादशाह, खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां इस आर्ट के बहुत बड़े पेट्रन्स थे। ये पेंटिंग्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थीं, बल्कि ये उनके जीवन, उनके दरबार, लड़ाइयों और शिकार के सीन्स का एक विजुअल रिकॉर्ड थीं, जो उनकी पावर और लेगेसी को दिखाती थीं। लेकिन फिर क्या हुआ? जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो बहुत से चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए रीजनल स्टेट्स जैसे राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में चले गए। इस टैलेंट माइग्रेशन का नतीजा ये हुआ कि पेंटिंग की ये स्टाइल पूरे भारत में फैल गई और इसने नए नए रूप ले लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे मेवाड़, जोधपुर और कोटा जैसे रीजनल कोर्ट्स ने मुगल टेक्निक जैसे रियलिज्म को तो अडॉप्ट किया, लेकिन साथ ही अपनी पौराणिक कथाओं, पोएट्री और लोकल कल्चर के रंगों को भी उसमें मिला दिया। कह सकते हैं कि उन्होंने मुगल रियलिज्म में अपनी ट्रेडिशन की आत्मा फूंक दी। इनके अलावा हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बसोहली और कांगड़ा जैसी स्टाइल्स भी डेवलप हुईं, जो अपने बोल्ड और इंटेंस कलर्स और इमोशनल डेप्थ के लिए जानी जाती हैं। हर स्टाइल की अपनी एक अलग कहानी थी। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? पहली बात, रीजनल कल्चर जो है वो लोकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का एक मिक्स है। दूसरी बात, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट, ये सब हमारी पहचान के पिलर्स हैं। तीसरी, राजाओं और शासकों के पेट्रनेज ने इन कल्चरल फॉर्म्स को शेप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल्चर स्टैटिक नहीं है, ये लगातार इवॉल्व होता रहता है, बदलता रहता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर कल्चर हमेशा बदलता रहता है तो आज का हमारा सिनेमा, हमारा म्यूजिक, हमारा खान पान, हमारी इंटरनेट मीम्स, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आज से 100 साल बाद हमारी पहचान बनेंगी? इस पे ज़रूर सोचिएगा।